हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य आप तक पर आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर आर के गुप्ता आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जो पिछला प्रैक्टिस सेट हम आप सबके लिए लेकर के आए थे, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक को सॉल्व किए थे। तो आइए आज हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। हम लोग पिछली वीडियो में यही क्वेश्चन नंबर 25 तक, ये आप कह लीजिए, एक सेकेंड, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग सॉल्व किए थे। तो आइए अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे है कि न्यूनिया किस उपन्यास की नायिका है। न्यूनिया किस उपन्यास की नायिका है। ऑप्शन है कि चंद्रकांता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, रंगभूमि। आप सबको बताएं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि न्यूनिया किस उपन्यास की नायिका है, क्योंकि ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि न्यूनिया किस उपन्यास की नायिका है। तो आप सबको बताएं कि ये हो जाएगा ऑप्शन 2 सही। उपन्यास का नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये लिखा गया उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था और इसकी 2 और अन्य जो महत्वपूर्ण नायिकाएं हैं उसमें है एक भट्टिनी और एक है निपुणिका। तो इस प्रकार ये 3 महत्वपूर्ण है। ये न्यूनिया कई बार पूछी जा चुकी है। उस दृष्टि से ये मतलब ये नायिका और ये उपन्यास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, ये यहाँ देखिए कुछ एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पे ये हम एक जीएस का क्वेश्चन ऐसे लिख दिए हैं, है ना, कि सवाल है कि चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने, ये वाला, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष की गई। तो इसका आंसर जो ऑप्शन है का 1938, खा 1940, गा 1941, घा 1946। तो आप सबको बताएं कि इसका आंसर हो जाएगा खा 1940। ठीक है, ये हायर एजुकेशन को टारगेट करके ये पेपर तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 कि चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं। ऑप्शन है 4, 5, 7, 8। तो आप सबको पता ही होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला 4 अंक। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं, तो 4 अंक हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि निकल मत बाहर दुर्बल आह, लगेगा तुझे हंसी का शीत, शरद नीरद माला के बीच तड़प ले चपलासी भयभीत। कथन किसका है, अर्थात जो ये पंक्ति को मतलब गाया जा रहा है, ये किसके द्वारा गाया जा रहा है। तो ऑप्शन है कि सुवासिनी, राक्षस, कल्याणी, अलका। पात्र के नाम से आपको एहसास हो गया होगा कि ये किस नाटक का है। तो सबसे पहले आप सबको नाटक का नाम बताएं। तो ये नाटक है चंद्रगुप्त। ठीक है, किस नाटक की पंक्ति है, चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति है। अब सवाल है कि इसको गा कौन रहा है। तो आपको बताएं कि इसका आंसर हो जाएगा सुवासिनी। ठीक है, पहला सुहासिनी कि निकल मत बाहर दुर्बल आह, लगेगा तुझे हंसी का शीत, शरद नीरद माला के बीच तड़प ले चपलासी भयभीत। तो इसका आंसर हो गया सुहासिनी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता, कथन किस नाटक से है और किसका है।
यानी दो चीजें आपको बतानी है कि ये किस नाटक से है और किसका है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कि मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता, यह कथन किस नाटक से और किस नाटक से है और किसका है। ऑप्शन है चाणक्य का कथन है चंद्रगुप्त नाटक से, पर्वतेश्वर का कथन है स्कंदगुप्त नाटक से, फिर है कि चंद्रगुप्त का कथन है स्कंदगुप्त से, फिर चौथा है कि आम्भीक का कथन है अजातशत्रु से। ये सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बताएं कि इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। कौन कहता है ये? चाणक्य कहते हैं। नाटक आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा पहला कि मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र को कभी भी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। ठीक है, अब आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रेमचंद की कहानी सतगति के दो पात्र हैं। ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है, जब कभी आपको मौका मिले तो आप पढ़िएगा। प्रेमचंद की कहानी है सतगति। बताना है कि इसके दो पात्र कौन कौन हैं। ऑप्शन है दुखी और झुरिया, आनंदी और लाल बिहारी, रानी और मोटेराम, फिर है घा, मुलिया और रघु। अब इसमें से आपको बताना है कि इस कहानी के जो पात्र हैं, दो हैं, वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सबको बताएं कि इस कहानी का जो आंसर सही होगा वो है ऑप्शन का दुखी और झुरिया। ये दोनों इस कहानी के क्या हैं? प्रमुख पात्र हैं। किसके? प्रेमचंद की कहानी सदगति के। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बांगरू किस बोली मतलब सवाल है कि बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है। ऑप्शन है कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। तो आप सबको ये सवाल कई बार पूछा गया है, लेकिन ये सवाल महत्वपूर्ण भी है और सरल भी है। तो आपको इसका आंसर हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको पता होगा कि बांगरू किस बोली, मतलब बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है। तो ये हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली को हम और किस नाम से जानते हैं? बांगरू नाम से जानते हैं। ये 31 वाला है दुखी और झुरिया। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम है। क्या नाम है? यही आपको बताना है। और आपको बताएं कि ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसमें तो सबसे मतलब अच्छी बात है कि मतलब अच्छी क्या कह लीजिए, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका जो उत्तर होगा उस नाम के दो, उसी नाम से टाइटल अलग है, 3 लेखक हैं, इसलिए उनके नाम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम है, क्या है? पहला है ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तीसरा है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और चौथा है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो आप सबको बताएं कि ये इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब इसी नाम से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ठीक है, एक लेखक और हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, है ना। तो इसी तरीके आपको क्या करना है कि ये नाम को स्पष्ट करके रखना है, स्पष्ट करके रखना है, याद करके रखना है, ताकि आपसे परीक्षा में गलती ना हो। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं। कौन है? ऑप्शन है रहीम, बिहारी, विक्रम, सूरदास। अब देखिए, अगर जिसको इसका आंसर नहीं पता है कि दोहा छंद, सवाल है कि दोहा छंद में
श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कौन है? तो यहाँ पे विक्रम नाम एक नया नाम आया है, तो आपको लगेगा कि हो सकता है यही की मतलब इन्हीं का कथन हो, लेकिन ये आंसर क्या है? गलत है। सही आंसर है कविवर बिहारी, जो रीत सिद्ध कवि हैं। और जैसे रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। तो घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, ये लोग हो गए रीत मुक्त काव्य धारा के। ये इकलौते मात्र कवि थे जो रीत सिद्ध कवि थे, यानी रीत सिद्ध में सिर्फ यही थे कविवर बिहारी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अक्षरों की पंक्ति एक ऐसी खिड़की की जाली है जिसके पीछे बिखरे बालों वाली एक निरीह लड़की का चेहरा झांक रहा है। तो आपको बताना है कि यह कथन किस कहानी से लिया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं कि अक्षरों की पंक्ति एक ऐसी खिड़की की जाली है। ठीक है, अक्षरों की पंक्ति एक ऐसी खिड़की की जाली है जिसके पीछे बिखरे बालों वाली एक निरीह लड़की का चेहरा झांक रहा है। यह कथन किस कहानी का है? तो आपको बताएं कि ऑप्शन है का कफन, दूसरा मतलब खा पत्नी, तीसरा है सदगति और चौथा है जहां लक्ष्मी कैद है। तो आपको बताना है कि यह किस कहानी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबको कुछ एहसास हो रहा होगा, हो सकता है पता भी हो। इसका आंसर है चौथा, जहां लक्ष्मी कैद है। ये आपका आंसर है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। आप अगर नहीं पढ़ें तो जब कभी भी आपको मौका मिलेगा तो आप पढ़िएगा। जहां लक्ष्मी कैद है, ये कहानी है राजेंद्र यादव की। ठीक है, और इसका प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी में। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था, जहां लक्ष्मी कैद है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इसी नीयत के कारण अधूरे रह गए, कथन किस कहानी का है? अब हमको बताना है इसमें भी कि यह कथन किस कहानी का है। कहानी क्या है कि एक सेकंड यहाँ से चाहे ले लें हम। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण क्या रह गए? अधूरे रह गए, कथन किस कहानी का है? कथन किस कहानी का है? ऑप्शन है पहला कानों में कंगना, दूसरा है परिंदे, और तीसरा है रसप्रिया, चौथा है खाना बदोश। आपको बताना है कि ये इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप सबको बताएं कि इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी परिंदे। ये परिंदे कहानी का कथन है कि मेरी जिंदगी के, ये देखिए, मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग है ना, कमबख्त इसी नीयत के कारण क्या रह गए? अधूरे रह गए। कहानी किससे है? परिंदे से है। अब इस कहानी के लेखक जो हैं वो हैं निर्मल वर्मा। ठीक है, कौन है? निर्मल वर्मा हैं। और आप सबको बताएं कि 1985 ईस्वी में निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, अर्थात 1985 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये इनकी कहानी है परिंदे। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 कि परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है कि किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन है 1952, 1960, 1965, 1962। अब आपको बताना है कि इस कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आप सबको बताएं कि इसका आंसर हो जाएगा 1960, अर्थात 1960 में प्रकाशित
परिंदे कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा, और उस कहानी का ये कथन है कि मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नीयत के कारण अधूरे रह गए। इसमें आप चौथा ऑप्शन जो देख रहे हैं खानाबदोश, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। आप सबको बताएं कि इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो दलित लेखक हैं वाल्मीकि, जिनकी आत्मकथा है जूठन। और आपको बताएं कि इस कहानी के दो पात्र हैं जिनका नाम आप याद रखिएगा, हो सकता है कि किसी परीक्षा में टकरा जाए। उसका नाम है सुकिया, एक मिनट इसको स्क्रॉल करते हैं, ऊपर ले चलते हैं। उस पात्र का नाम है सुकिया और मानो। क्या आ जा रहा है यार, सुकिया मानो। खानाबदोश कहानी ईंट भट्ठे पे रहने वाले जो मजदूरों का जीवन है उन्हीं को आधार बना करके लिखा गया। ये देखिए थोड़ा सा लिखने में कठिनाई हो रहा है, इसलिए आप आवाज़ से समझिएगा। ये सुकिया नाम है और इसके आगे जो नाम है वो नाम है मानो। सुकिया और मानो। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगली कहानी को। क्वेश्चन नंबर 38 है कि चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है। ये नाटक पूछा भी जा चुका है कि चौपट चपेट नामक नाटक के लेखक कौन है, तो इनका नाम है, आंसर आप लोग पढ़िए, ये नाम हम लिख देते हैं सुकिया मानो। ये दोनों ईंट भट्ठे पर काम करते हैं, सुकिया और मानो। ईंट भट्ठे पे इनकी ज़िंदगी कैसी होती है, भट्ठे पे काम करने वालों का जीवन कैसा होता है और गरीबी क्या होती है, इसी चीज़ को दिखाने का इसमें कोशिश किए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। बहुत ही प्यारी कहानी है, कभी समय मिले तो आप लोग पढ़िएगा। चलिए अगला सवाल जो है 38 नंबर पे कि चौपट चपेट नामक नाटक के लेखक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाथूराम शर्मा शंकर, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, किशोरी लाल गोस्वामी। तो आप सबको बताएं कि इसका आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। और ये सवाल आपसे पूछा गया है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, किसकी पंक्ति है। ऑप्शन है आलम की, देव की, घनानंद की, ठाकुर जी की। तो आप सबको इसका आंसर हमें पूर्ण विश्वास है कि जरूर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कि लोग लागी हैं कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, किसकी पंक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, घनानंद। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। हिंदी की रस, सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि रस रीत की जो परंपरा थी उसका प्रस्थान ग्रंथ किसे माना जाता है। केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया, कृपा राम द्वारा रचित हित तरंगणी को, सोमनाथ द्वारा रचित रस पीयूष निधि को, और अगला है सूरति मिश्र का रस रत्नाकर। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो पहला है रसिक प्रिया, हित तरंगणी, रस पीयूष निधि, रस रत्नाकर। आप सबको बताएं, ये हम काका घा लिखना भूल गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये खा, हित तरंगणी कृपा राम द्वारा रचित है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कि रसरीत परंपरा का ये क्या है, प्रस्थान ग्रंथ है। अगली रचना है क्वेश्चन नंबर 41 सिद्ध साहित्य किसकी रचना है। ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र नाथ उपाध्याय। आइए देखते हैं इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 41 को।
कि सिद्ध साहित्य किसकी रचना है। ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र नाथ उपाध्याय। तो रचना आपको अगर नई लग रही हो और ये नागेंद्र नाथ उपाध्याय आपको नया नाम लग रहा हो तो ये सोच करके आप इसको ट्रिक मत करिएगा अगर आपको आंसर नहीं पता, क्योंकि ये आंसर गलत है। सही है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि काव्यादर्श किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन है मम्मट, दंडी, विश्वनाथ, भरत मुनि। तो इसका आंसर आप सबको पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा दंडी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। पंत की यानी सुमित्रा नंदन पंत की ये एक सेकेंड, सुमित्रा नंदन पंत की कविता ताज। अरे भाई क्यों परेशान किए हैं आप लोग। ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, है ना। मतलब किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन में छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और हालावादी। तो आपको बताएं कि इसका आंसर हो जाएगा, ये खा वाला होगा। क्यों नहीं लिखने दे रहे हो भाई तुम। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये खा, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी। ठीक है। पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। तो प्रगतिवादी धारा की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कि मैं तो हूँ झूठा भविष्य मात्र, मेरे शब्द का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। अब क्वेश्चन है कि मैं तो हूँ झूठा भविष्य मात्र, मेरे शब्द का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। अंधा युग नाटक, धर्मवीर भारती द्वारा रचित यह नाटक है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है संजय, विदुर, धृतराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है याचक। तो आप सबको बताएं कि इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, ये याचक, कि मैं तो हूँ झूठा भविष्य मात्र, मेरे शब्द का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं है। यह कथन है चौथा याचक का। क्वेश्चन नंबर 45 है कि यह रात गर्भ में तने हुए माथों की, यह रात हाथ पर धरे हुए माथों की, अंधा युग नाटक से यह पंक्ति किसकी है। आपको बताना है कि अंधा युग नाटक से यह पंक्ति किसकी है कि यह रात गर्भ में तने हुए माथों की, यह रात हाथ पर धरे हुए माथों की, यह पंक्ति अंधा युग नाटक से किसकी है। ऑप्शन है याचक, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृत वर्मा। तो आप सबको इसका आंसर बताना है। आप सबको बताएं कि इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन खा, कृपाचार्य। कृपाचार्य कहते हैं कि यह रात गर्भ में तने हुए माथों की, यह रात हाथ पर धरे हुए हाथों की है। यह कथन कृपाचार्य जी का है। ठीक है। अगला सवाल है कि अलवार संतों की भाषा कौन सी थी। अलवार संतों की भाषा कौन सी थी। ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। आप सबको बताएं कि दक्षिण भारत में दो तरीके के संत हुए, अलवार संत और नयनार संत। तो नयनार संत शैव थे, अलवार संत वैष्णव थे। ये नयनार
नयनार सैव थे, और ये अलवार लोग थे वैष्णव। अलवार लोग वैष्णव थे। आपको इनकी भाषा बताना है, तो इनकी भाषा हो जाएगा ये पहला ऑप्शन तमिल। ठीक है, क्या हो जाएगा? तमिल। और ये लोग क्या थे? तो अलवार लोग वैष्णव थे। ठीक है, वहाँ पे साफ नहीं लिखाया है, यहाँ पे भी नहीं लिखा पा रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47, आगे के सुकबीरी झिए तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई, है ना, सुमिरन को बहाने हैं, ये उक्त किस कवि की है? आपको बताना है कि यह जो कथन है किसका है, कि आगे के सुकवि रिझिए तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है, ये उक्त किस कवि की है? पहला ऑप्शन है भिखारी दास, दूसरा है केशव दास, तीसरा है बिहारी लाल, चौथा है मतीराम। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप सबको बताएं कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ये पहला भिखारी दास। ये रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। आगे के सुकवि रिझिए तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है, ये पंक्ति भिखारी दास जी की है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फुलवा भार न लय सके, कहे सकिन सो रोए, ज्यों जो भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए, दोहा किस कवि का है? ऑप्शन है जायसी, कबीर दास, रहीम दास, बिहारी। कहते हैं कि फुलवा भार ना लय सके, कहे सखिन सो रोए, और ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, दोहा किस कवि का है? आप सबको बताएं कि इसका आंसर हो जाएगा खा, कबीर दास जी का है। ये कबीर का अर्थ होता है महान, और ये इतना महान थे कि जब ये पूरा जीवन काल भगवान की भक्ति किए, बनारस में रहे, और जब इन मतलब ऐसी बात आई कि जिसकी मृत्यु बनारस में होती है उसी को स्वर्ग मिलता है, और मगहर में मरने वाले को नर्क मिलता है, तो कबीरदास जी अपने जीवन के अंतिम समय में चले गए मगहर कि हम पूरे जीवन भगवान की भक्ति किए, पूजा पाठ किए, और उस सब के बाद भी अगर हमको स्वर्ग पाने के लिए बनारस में मरना भी हमको पड़ेगा, तब हम बनारस में नहीं मरेंगे, हमको नर्क चाहिए। जब हम इतना दिन तक पूजा पाठ किए और उसका फल हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो काहे ला हमको यहाँ मरना है, हम चले जाएंगे मगहर। तो ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे। कबीरदास जी अपने समय के महान कवियों में से एक हैं, जिसका अर्थ ही होता है महान, है ना। तो पंक्ति था कि फुलवा भार न लय सके, कहे सखिन सो रोए, और जो जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, खलटाही का दूसरा नाम है बघेली, बुंदेली, ब्रजी, छत्तीसगढ़ी। तो आप सबको बताएं कि इसका आंसर हो जाएगा चौथा छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 50, थियरी ऑफ एस्थेटिक किस समालोचक की रचना है? अरस्तु, कालरिज, क्रोचे, टॉलस्टॉय। तो आप सबको बताएं कि इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका हो जाएगा बेनेदितो क्रोचे, यानी तीसरा। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के जनक माने जाते हैं। किसके जनक माने जाते हैं? अभिव्यंजनावाद के जनक हैं। तो हमारे प्रिय अग्रज एवं अनुज भाइयों, हमारी प्यारी बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगला जो प्रैक्टिस सेट है वो तैयार है, वो आपको चाहे कल या परसों तक उसको भी हम उपलब्ध करा देंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।